आज हमारे सामने हिंदी साहित्य की कुछ बहुत जानी पहचानी रचनाएं हैं 12वीं कक्षा की एक किताब से। अब देखिए, पहला सवाल तो यही उठता है कि स्कूल में पढ़ी कविताएं, कहानियां, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। लेकिन जब हम इनमें झांकते हैं तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखता है। एक तरफ हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि हैं जो अपनी निहायत निजी पीड़ा और दर्शन को अपनी कविता का केंद्र बना रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ उसी दौर में निराला जैसे कवि थे जो समाज में क्रांति लाने के लिए अपनी कलम को एक हथियार बना रहे थे। आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। एक लेखक के मन की दुनिया से लेकर समाज की सच्चाइयों तक का ये सफर कैसा था। ये एक बहुत ही कमाल का नजरिया है, क्योंकि ये सारी रचनाएं असल में इसी कश्मकश को दिखाती हैं। मैं और मेरा समाज, मेरे अंदर की दुनिया और मेरे बाहर की दुनिया। और इस सफर को तय करने के लिए इन लेखकों ने छायावाद, हालावाद और प्रयोगवाद जैसे अलग-अलग साहित्यिक आंदोलनों को मतलब एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। तो ये सिर्फ कविताओं का एक संकलन नहीं है, ये आधुनिक हिंदी साहित्य के बनने की कहानी है। तो चलिए इस कहानी के पहले पन्ने से शुरू करते हैं, जहां कवि अपनी ही दुनिया में झांक रहा है। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। मैं जब भी इसे पढ़ता हूं तो हमेशा सोचता हूं कि क्या ये सिर्फ एक सुंदर लगने वाला विरोधाभास है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा है। सुनने में तो बहुत सरल है, पर शायद है नहीं। नहीं, ये बिल्कुल सरल नहीं है। यहीं से हालावाद का पूरा दर्शन जन्म लेता है। और हालावाद का मतलब सिर्फ मधुशाला या मदिरा नहीं है। इसका असली मतलब है जिंदगी को उसकी हर सच्चाई के साथ पूरी शिद्दत से स्वीकार करना। सुख है तो सुख, दुख है तो दुख। बच्चन यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया की जिम्मेदारियों और तकलीफों का बोझ तो है, लेकिन मैं उस बोझ के नीचे दबकर प्यार करने की अपनी क्षमता को खत्म नहीं होने दूंगा। वो अपनी निजी पीड़ा, अपनी आत्मव्यथा को छिपाते नहीं हैं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाते हैं। शायद इसीलिए कुछ आलोचकों ने उन्हें हिंदी का बायरन कहा, क्योंकि अंग्रेजी कवि बायरन की तरह ही उन्होंने अपने निजी अनुभवों को बिना किसी पर्दे के अपनी कविता का विषय बनाया। मतलब ये पलायनवाद नहीं है, नहीं, ये तो यथार्थ को पूरी तरह से गले लगाना है। ये तो आज के दौर में वो रेडिकल एक्सेप्टेंस जैसी बात हो गई। अच्छा, इसी निजी अनुभव की दुनिया में एक और नाम आता है, फिराक गोरखपुरी। बिल्कुल। बच्चन की कविता में जहां एक दार्शनिक तीव्रता है, वहीं फिराक की रुबाइयों में एक बहुत ही घरेलू और कोमल एहसास है। बिल्कुल, आप एक निजी दुनिया से दूसरी निजी दुनिया में आ गए हैं, लेकिन दोनों का अंदाज कितना अलग है। फिराक, जिनका असली नाम रघुपति सहाय था, उनकी शायरी की यही खासियत है। वो अपनी शायरी में वो दृश्य दिखाते हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी बातों के नीचे दब जाते हैं। जैसे एक माँ का अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा कहकर हवा में उछालना। हाँ, ये इतना सच्चा और सादा बिंब है कि सीधा दिल में उतर जाता है। उनकी भाषा में हिंदी की मिठास और उर्दू की नज़ाकत ऐसे घुली मिली है जैसे पता ही ना चले। और ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि इतने कोमल एहसास लिखने वाले फिराक ने स्वराज्य आंदोलन के लिए डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़ दिया था। उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। क्या उनकी शायरी में उस त्याग या आदर्शवाद की कोई झलक मिलती है? देखिए, सीधे तौर पर शायद नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से जरूर मिलती है। उनका अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति से जो गहरा लगाव था, वही उन्हें आम आदमी के इतने करीब लाता है। डिप्टी कलेक्टर का पद छोड़कर उन्होंने एक तरह से सत्ता को ठुकराकर जनता को चुना था, और वही चुनाव उनकी शायरी में झलकता है, जो आम घर के सुख दुख की कहानी कहती है, किसी दरबार की नहीं। तो फिराक की शायरी में इतनी कोमलता है, घरेलू एहसास है, लेकिन क्या उस दौर में हर कवि इतनी ही शांति से लिख रहा था, या कोई ऐसा भी था जिसकी कलम में बिजली की कड़क थी? यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम लेना जरूरी हो जाता है। हाँ, और ये बदलाव बहुत बड़ा है। हम एक शांत कमरे से निकलकर सीधे तूफान में आ जाते हैं। निराला की कविता बादल राग में बादल सिर्फ पानी बरसाने वाली चीज नहीं है, वो क्रांति का प्रतीक है, विप्लव का बिगुल है। निराला के लिए बादल समाज के उस शोषित, दबे हुए वर्ग की वो कलेक्टिव एनर्जी है जो सदियों से चुप है। कविता में वो अट्टालिकाओं यानी ऊंची इमारतों का जिक्र करते हैं, तो क्या ये सिर्फ इमारतें हैं या इनका कोई और मतलब है? ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये शोषक वर्ग का सत्ता का प्रतीक है। निराला कहते हैं, अट्टालिका नहीं है रे,
आतंक भवन। अच्छा। जब क्रांति के बादल गरजते हैं तो इन ऊंची इमारतों में बैठे अमीर और शक्तिशाली लोग डर से कांप उठते हैं, जबकि वही बादल किसानों और मजदूरों के लिए उम्मीद की बारिश लेकर आते हैं। तो एक ही बादल शोषक के लिए आतंक है और शोषित के लिए आशा। प्रकृति के जरिए सामाजिक विषमता पर इतनी तीखी टिप्पणी करना निराला की ही पहचान थी। तो निराला के लिए प्रकृति एक क्रांति है, एक हथियार है। लेकिन यहां पर यह और भी दिलचस्प हो जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह के लिए वही प्रकृति, सुबह का वही आसमान एक शांत घरेलू तस्वीर बन जाता है। बहुत नीला शंख जैसे, या राख से लीपा हुआ चौका गीला पड़ा है। एक ही विषय को देखने के कितने अलग अलग नजरिए हैं। यही तो कविता का जादू है। शमशेर को बिंबधर्मी कवि कहा ही इसीलिए जाता है। वो शब्दों से कविता लिखते नहीं बल्कि एक पेंटिंग बनाते हैं। आप उनकी कविता उषा पढ़िए तो लगेगा कि आप भोर के समय आसमान में बदलते हुए रंगों को अपनी आंखों से देख रही हैं। राख से लिपा हुआ चौका, ये गांव के किसी घर का इतना जीवंत चित्र है जो सुबह की नमी और स्लेटी रंग को एक साथ पकड़ लेता है। फिर आसमान थोड़ा और लाल होता है तो वो कहते हैं स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। तो क्या ये कहना सही होगा कि शमशेर की कविता को पढ़ने से ज्यादा देखने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे वो शब्दों से कैनवास पर रंग भर रहे हों? ये तो कविता लिखने का बिल्कुल अलग अंदाज है। और ऐसा ही कुछ आलोक धनवा की कविता पतंग में भी दिखता है, जब वो सुबह को खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कहते हैं। बिल्कुल, ये कवि यथार्थ को अपनी कल्पना के रंगों से दोबारा रच रहे थे। आलोक धनवा की कविता तो पूरी तरह से बच्चों की उमंग और उनकी बेफिक्र दुनिया को समर्पित है। वो लिखते हैं कि बच्चे जब छतों पर दौड़ते हैं तो छतें भी नर्म हो जाती हैं। हाँ। और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। हाँ। ये यथार्थ नहीं है, पर ये बच्चों के नजरिए का यथार्थ है, जहां दुनिया खतरनाक नहीं बल्कि एक खेल का मैदान है। और सबसे अनोखी बात यह है कि आलोक धनवा का आज तक सिर्फ एक ही काव्य संग्रह छपा है। बस एक। हाँ, दुनिया रोज बनती है। वो बहुत कम लिखते हैं, लेकिन उनका हर शब्द बहुत गहरा असर छोड़ता है। लेकिन हर कवि दुनिया को सिर्फ खूबसूरत बिंबों और बच्चों की नजरों से नहीं देख रहा था। कुछ ऐसे भी थे जो समाज की कुरूपता को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख रहे थे। रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाहिज पढ़ते हुए आज भी एक असहजता महसूस होती है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हाँ। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ये पंक्तियां चुभती हैं। चुभती हैं क्योंकि वो सच हैं, और क्योंकि रघुवीर सहाय खुद एक जाने माने पत्रकार थे। वो जानते थे कि कैमरे के पीछे क्या होता है। ये कविता सिर्फ 1970 के दशक के दूरदर्शन की आलोचना नहीं है। ये आज के 24/7 न्यूज चैनल्स, रियलिटी टीवी शोज और वायरल वीडियो के दौर का सच भी दिखाती है। सही बात है। किसी की त्रासदी को, किसी के दुख को कंटेंट बना देने की जो होड़ है, उसकी जड़ें यहाँ दिखती है। कविता में बार बार कैमरामैन को इशारा किया जाता है, इसे और बड़ा करके दिखाओ, इसके रोने की तस्वीर लो। मकसद उस अपाहिज व्यक्ति की मदद करना नहीं, बल्कि दर्शकों की भावनाओं को भड़काकर अपने कार्यक्रम को कामयाब बनाना है। ये एक बहुत ही डरावनी सोच है। मतलब ये कविता तो एक तरह से भविष्य देख रही थी। आज के दौर में तो ये और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है, जहां हर कोई अपने फोन से किसी की भी पीड़ा का वीडियो बना सकता है। बिल्कुल, ये कविता मीडिया की नैतिकता पर एक ऐसा सवाल है जो समय के साथ और भी गंभीर होता गया है। और इसी सामाजिक यथार्थ का एक और चेहरा हमें महादेवी वर्मा के गद्य में मिलता है। कैमरे की इस ठंडी और क्रूर दुनिया से एकदम अलग एक मानवीय कहानी, भक्तिन। हाँ, भक्तिन जो उनकी सेविका थी। ये सिर्फ एक संस्मरण नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे हम एक पूरा जीवन देख रहे हैं, एक ऐसी औरत की कहानी जो समाज के हर नियम से टकराई। और इसीलिए महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाना अधूरा है। वो सिर्फ भक्ति और वेदना की कवयित्री नहीं थी। भक्तिन के जरिए उन्होंने उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। भक्तिन एक ऐसी औरत है जिसके पति की मृत्यु हो जाती है और पूरा समाज, पूरा परिवार उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। वो अपनी बेटियों के अधिकारों के लिए अकेले लड़ती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसका स्वाभिमान और उसकी तर्क शक्ति बड़े बड़ों को चुप करा देती है।
यह एक साधारण देहाती महिला के असाधारण साहस का दस्तावेज है। हमने अब तक बात की कि ये लेखक क्या लिख रहे थे, कोई अपने बारे में, कोई समाज के बारे में, लेकिन कुछ कवि इस बात से भी जूझ रहे थे कि कैसे लिखा जाए। भाषा को लेकर भी एक संघर्ष चल रहा था। कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी, पर इसी संघर्ष की कहानी लगती है। हाँ, ये कविता लेखन की प्रक्रिया के दिल में उतर जाती है। कुंवर नारायण कहते हैं कि मेरे मन में एक सीधी सरल बात थी, लेकिन मैंने उसे ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा कलात्मक बनाने के चक्कर में भाषा को घुमाना फिराना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ? बात की चूड़ी मर गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। क्या बात है! ये एक असाधारण रूपक है। जैसे किसी पेंच की चूड़ियां घिल जाएं तो वो कसता नहीं, बस घूमता रहता है। सही। वैसे ही जब हम सही शब्द की जगह भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बात का असर खत्म हो जाता है। मतलब कीप इट सिंपल का सिद्धांत कविता पर भी लागू होता है। हाँ, लेकिन उनकी एक और कविता है, कविता के बहाने, जो इसी भाषा की असीम ताकत की बात करती है। वो कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान और फूल की महक से करते हैं। हाँ, और वो ये दिखाने के लिए करते हैं कि कविता इन दोनों से कहीं आगे है। वो कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, वो कुछ दूर जाकर थक जाएगी, रुक जाएगी। हाँ बिल्कुल, फूल खिलेगा, महकेगा, लेकिन फिर मुरझा जाएगा। लेकिन कविता की उड़ान अनंत है, वो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है और उसकी महक कभी खत्म नहीं होती। हजारों साल पहले लिखी कविता भी आज हमें वैसे ही महका सकती है। कविता कालजयी है, वो अमर है। कविता के अमर होने का ये विचार मुझे उमाशंकर जोशी की अद्भुत कविता छोटा मेरा खेत की याद दिलाता है। उन्होंने तो कागज के एक पन्ने को ही खेत बना दिया। ये कल्पना तो कमाल की है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये सृजन का पूरा दर्शन है। वो कहते हैं कि कवि एक किसान है और कागज का पन्ना उसका खेत। कोई विचार या भावना एक बीज की तरह मन में आती है, जिसे वो कल्पना और शब्दों की खाद पानी से इस कागज के खेत में बोता है। फिर उससे एक रचना का अंकुर फूटता है, जो पल्लवित होकर एक पूरी कृति बन जाती है। वाह! लेकिन सबसे सुंदर बात कविता के अंत में है। वो कहती हैं कि खेत की फसल तो कटकर एक दिन खत्म हो जाती है, पर कविता रूपी फसल से जो आनंद का रस मिलता है वो अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र, एक ऐसा बर्तन जो कभी खाली नहीं होता। आप जितनी बार कविता को पढ़ेंगी आपको उतना ही आनंद मिलेगा। ये तो अद्भुत है। और इस पूरी चर्चा में अब हम एक ऐसी गद्य रचना पर आते हैं जो मुझे लगता है आज के दौर में लिखी गई किसी भी चीज से ज्यादा प्रासंगिक है। जिनेंद्र कुमार कलेबंद, बाजार दर्शन। वो बाजार के जादू की बात करते हैं जो हमें अपनी तरफ खींचता है। और ये जादू आज कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया है ना। जिनेंद्र दशकों पहले कह रहे थे कि बाजार का जादू उन पे चलता है जिनका मन खाली होता है, जिन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। सही। और जिनका मन भरा होता है, मतलब जिन्हें अपनी जरूरतें पता हैं, उन पर ये जादू असर नहीं करता। आज की ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में सोचिए, हम कितनी ही चीजें सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो डील में मिल रही हैं या किसी ने उसका विज्ञापन कर दिया। हमारा मन खाली होता है और बाजार उसे गैर जरूरी चीजों से भर देता है। उस चूरन बेचने वाले भगत जी का किरदार तो इसका सटीक उदाहरण है। वो बाजार जाते हैं, अपना चूरन बेचते हैं और जैसे उनके दिन के 6 आने पूरे हो जाते हैं, बस वो बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो और भी कमा सकते हैं। वो तो बाजार के अल्टीमेट एंटी कंज्यूमर लगते हैं। बिल्कुल। भगत जी बाजार का उपयोग करते हैं पर उसके गुलाम नहीं बनते। वो बाजार को एक सार्थकता देते हैं। जबकि निबंध में जिनेंद्र कहते हैं कि जो लोग बिना सोचे समझे अपनी परचेजिंग पावर का दिखावा करते हैं वो बाजार का सत्यानाश करते हैं, उसे शोषण का अड्डा बना देते हैं। यह निबंध उपभोक्तावाद पर एक इतनी गहरी दार्शनिक टिप्पणी है कि इसे आज के अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के छात्रों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमने बच्चन के निजी दर्शन से लेकर निराला की सामाजिक क्रांति तक, रघुवीर सहाय के मीडिया पर व्यंग से लेकर जैनेंद्र के बाजार दर्शन तक एक पूरा सफर तय किया। इन रचनाओं में इतनी विविधता है, लेकिन फिर भी कुछ है जो इन्हें एक साथ जोड़ता है। हाँ, और वो जोड़ने वाली चीज है अपने समय की सच्चाई को पकड़ने की कोशिश। ये सभी लेखक अपने अपने तरीके से जीवन के मूल अनुभवों और सवालों से जूझ रहे थे। प्रेम, प्रकृति, समाज, बाजार, भाषा, ये सब उसी बड़ी जद्दोजहद का हिस्सा हैं। ये रचनाएं हमें अपने आसपास की दुनिया को और खुद को ज्यादा गहराई से समझने का एक नजरिया देती हैं। आज की इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक आखिरी सवाल घूम रहा है
जो इन स्रोतों में से ही एक और रचना से जुड़ा है। धर्मवीर भारती की एक रचना है काले मेघा पानी दे। उसमें विज्ञान और लोक विश्वास के बीच एक जबरदस्त द्वंद्व दिखाया गया है। हाँ एक तरफ विज्ञान है जो सूखे में पानी की बर्बादी को अंधविश्वास कहता है, हाँ और दूसरी तरफ लोगों की गहरी आस्था है जो मानती है कि त्याग के बिना दान नहीं होता और देवता भी तभी देते हैं जब हम उन्हें कुछ चढ़ाते हैं। आज की इस तकनीकी और वैज्ञानिक दुनिया में भी हम उम्मीद जगाने वाली आस्था और हमें पीछे धकेलने वाले अंधविश्वास के बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ खींचते हैं, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी की किताब वितान भाग 2 से कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और ये 4 अलग-अलग रचनाएं हैं, मतलब एकदम अलग दुनियाएं। बिल्कुल। एक तरफ एक परिवार की कहानी है तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी एक सभ्यता के लाज। और एक लड़के के अपने हालातों से लड़ने की कहानी है, तो एक लड़की की कह सकते हैं पूरी दुनिया से लड़ाई का एक दस्तावेज। लेकिन इन चारों में एक धागा है जो इन्हें आपस में जोड़ता है ना? हाँ, ये सब उन लोगों की कहानियां हैं जिनकी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वो सब उस बदलाव से किसी न किसी तरह जूझ रहे हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि ये संघर्ष कितने अलग-अलग रूप ले सकता है। हम मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग से शुरू करेंगे, फिर आनंद यादव के उपन्यास जूझ को समझेंगे। हाँ, उसके बाद ओम थानवी के साथ अतीत में दबे पांव चलेंगे और आखिर में एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने को महसूस करेंगे। चलिए तो पहली कहानी से शुरू करते हैं, सिल्वर वेडिंग। ये कहानी एक ऐसे इंसान यशोधर बाबू की है जो दिल्ली में है, सरकारी नौकरी करते हैं और उनकी दुनिया उनकी आंखों के सामने बदल रही है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। हाँ, और लेखक ने उनकी इस पूरी कश्मकश को 2 जुमलों में पकड़ लिया है जो यशोधर बाबू बार बार बोलते हैं। अच्छा। पहला है जो हुआ होगा। इसमें एक तरह की बेफिक्री है कि चीजें जैसी हैं वैसी हैं, मुझे क्या लेना देना। और दूसरा है somehow improper। हाँ, यानी कुछ तो गड़बड़ है। जब भी उन्हें कोई नई चीज दिखती है जिसे उनका दिल नहीं मानता, तो वो बस यही कहते हैं कि ये somehow improper है। मुझे एक बात थोड़ी समझ नहीं आई। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से पूरी तरह खुश क्यों नहीं है? उनका एक बेटा विज्ञापन कंपनी में 1,500 रुपए महीना कमा रहा है जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। दूसरा IAS की तैयारी कर रहा है। हाँ, बेकी भी आगे पढ़ना चाहती है। तो ये तो किसी भी पिता के लिए गर्व की बात होगी। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा द्वंद्व है। वो ऊपर से तो शायद खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि इस तरक्की की कीमत वो अपने संस्कार खोकर चुका रहे हैं। अच्छा। उनका बेटा उनसे सलाह लिए बिना घर का सारा सामान ले आता है। उनकी पत्नी वो मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, होठों पर लाली लगाती हैं। और ये सब उन्हें somehow improper लगता है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन परिवार का जो पुराना ढांचा था, जो एक अपनापन था, वो कहीं खो रहा है। मतलब ये सिर्फ पुरानी और नई पीढ़ी की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये विकास की परिभाषा पर भी एक सवाल है। सही पकड़ा आपने। क्या ज्यादा पैसा कमाना और मॉडर्न दिखना ही तरक्की है? यशोधर बाबू के लिए शायद नहीं। उनके लिए तो तरक्की का मतलब था अपने आदर्श किशनदा की तरह बनना। बिल्कुल, किशनदा उनके लिए एक आदर्श थे। कुंवारे थे, पहाड़ से आए लड़कों की मदद करते थे, बहुत सादगी से रहते थे। उनका पहनावा भी बड़ा दिलचस्प बताया गया है। हाँ, सिर पर गोल विलायती टोपी, लेकिन पाँव में देसी खड़ाव। वो परंपरा और आधुनिकता का एक मिला-जुला रूप थे, पर अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। यशोधर बाबू वैसा ही बनना चाहते थे, लेकिन अब दुनिया इतनी बदल गई है कि उनके लिए ये मुमकिन ही नहीं रहा। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि लेखक मनोहर श्याम जोशी किसी का पक्ष नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि यशोधर बाबू सही हैं या उनके बच्चे गलत। वो बस उस असहज स्थिति को दिखा रहे हैं जहां प्रोग्रेस का मतलब किसी ना किसी के लिए कुछ खोना भी होता है। हाँ, और कहानी का अंत भी इसी सवाल पर होता है ना। उनकी शादी की 25वीं सालगिरह पर जब उनका बेटा उन्हें एक ड्रेसिंग गाउन तोहफे में देता है, तो यशोधर बाबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये पता नहीं चलता कि वो खुशी के आंसू है या दुख के। शायद उन्हें लगता है कि जिस बच्चे को वो ठीक से समझ भी नहीं पाए, वो भी उनसे प्यार करता है। लेकिन हमारी अगली कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बदलाव चाहता है और उसके लिए अपने पूरे परिवार और समाज से लड़ने को तैयार है। ये कहानी है जूझ। जूझ लेखक आनंद यादव की अपनी जिंदगी की कहानी है। उनकी एक मराठी नॉवल है ज़ॉम्बी, जिसे साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। हाँ, और ये उसी का एक हिस्सा है। ये एक ऐसे किशोर लड़की की कहानी है जिसे पढ़ने का जुनून है,
लेकिन उसके पिता ने उसे स्कूल से निकालकर खेती में लगा दिया है। और पिता का तर्क भी बड़ा अजीब है। माँ बताती हैं कि वो खुद काम से बचने के लिए और गांव में रखमाबाई के पास बैठकर गप्पे मारने के लिए बेटे को खेतों में खटाते हैं। हाँ, तो ऐसे में वो लड़का क्या करे? वो हार नहीं मानता। वो अपनी माँ के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। उन्हें पता है कि गांव में दत्ताजी राव नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो शिक्षा का महत्व समझते हैं। तो माँ बेटा उनके पास जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। और दत्ताजी राव फिर लड़के के पिता को बुलाकर खूब डांटते हैं और उसे स्कूल भेजने का हुक्म देते हैं। लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, शर्त के साथ। लड़के को सुबह स्कूल जाने से पहले खेतों में काम करना होगा और स्कूल से आकर जानवरों को चराना होगा। मतलब पढ़ाई का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था और स्कूल में भी मुश्किलें कम नहीं थी। बिल्कुल। स्कूल में नए संघर्ष शुरू हुए। उसकी उम्र के लड़के उससे आगे की क्लास में थे। चौवाण नाम का एक लड़का उसकी धोती खींचकर उसका गमछा छीनकर उसे बहुत परेशान करता था। उसे लगा कि वो यहाँ भी फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर दो लोगों ने उसकी जिंदगी बदल दी। क्लास मॉनिटर वसंत पाटिल और मराठी के शिक्षक सौंदलगकर। हाँ, वसंत पाटिल पढ़ने में बहुत होशियार था। लेखक ने उससे दोस्ती की और उसकी तरफ पढ़ाई में मेहनत करने लगा। और शिक्षक सौंदलगेकर वो खुद कवि थे। वो क्लास में कविताएं गाकर सुनाते थे। हाँ, ऐसे सुनाते थे कि लेखक पर जैसे जादू हो जाता था। उन्होंने ही लेखक को कविता लिखने के लिए उकसाया। और वो भैंस की पीठ पर कविता लिखना, ये इमेज तो मेरे दिमाग में अटक गई है ना? मतलब जब किसी के अंदर क्रिएटिविटी होती है तो उसे कागज कलम का इंतजार नहीं होता। बिल्कुल। वो भैंस चराते हुए उसकी काली पीठ पर लकड़ी के टुकड़े से लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिखता था। यही इस कहानी का सार है, जूझ, हालात से लड़ना। अगर पढ़ने की लगन हो, कुछ सीखने का जुनून हो, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। वो लड़का सिर्फ अपने पिता से नहीं, अपनी गरीबी से, अपने अकेलेपन से, हर चीज से जूझ रहा था। ये कहानी दिखाती है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, वो इंसान को आत्मविश्वास और अपनी आवाज देती है। एक अकेले लड़के के संघर्ष से अब चलते हैं एक पूरी सभ्यता की कहानी की तरफ, जो वक्त से अपना संघर्ष हार गई। अरे वाह, क्या बात है। सभ्यताओं में से एक मोहनजोदड़ो ले जाता है। मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का टीला। ये नाम सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन जब आप उस शहर की बनावट को समझते हैं तो हैरानी होती है। लेखक कहते हैं कि ये सभ्यता भव्य थी, पर उसमें दिखावा नहीं था। मतलब मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ राजाओं के बड़े बड़े महल या पिरामिड नहीं मिलते। यहाँ जो कुछ है वो आम आदमी के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। अच्छा। इसीलिए लेखक इसे राज पोषित या धर्म पोषित नहीं, बल्कि समाज पोषित सभ्यता कहते हैं। तो क्या ये एक तरह की डेमोक्रेसी रही होगी, जहाँ फैसले समाज मिलकर लेता था, कोई एक राजा नहीं? हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है इस शहर का आर्किटेक्चर। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जिसे आज ग्रिड प्लान कहते हैं। हाँ, और ये सोचना भी कमाल है कि आज का चंडीगढ़ शहर इसी 5000 साल पुराने प्लान पर बना है। अरे वाह। बिल्कुल। और यही बात इस सभ्यता को महान बनाती है। उन्होंने सिर्फ भव्य चीजें नहीं बनाई, बल्कि ऐसी चीजें बनाई जो काम की थी। फंक्शन ओवर फॉर्म। ये तो आज के डिजाइन की सबसे बड़ी फिलॉसफी है, जो वो लोग तब अपना रहे थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वहां मिला महाकुंड। 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और 7 फुट गहरा। आज भी हमारे शहरों में वाटर प्रूफिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने उस जमाने में ऐसा क्या किया कि वो कुंड आज तक काफी हद तक सुरक्षित है? उन्होंने पक्की ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल किया और बाहर से सफेद डामर की परत चढ़ाई, ताकि पानी बिल्कुल ना रिस सके। ये तो उस समय की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। बिल्कुल। शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े कोठार यानी अनाज रखने के गोदाम मिले। इससे पता चलता है कि टैक्स शायद अनाज के रूप में लिया जाता था। हाँ, और मुश्किल समय के लिए उसे जमा करके रखा जाता था। और यहाँ की खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1922 में राखालदास बनर्जी दरअसल एक बौद्ध स्तूप की खोज में वहां गए थे, लेकिन खुदाई में उन्हें कुछ ऐसी मोहरें मिली जो हजारों साल पुरानी थीं। और बस वहीं से एक पूरी खोई हुई सभ्यता की कहानी खुलनी शुरू हो गई। हाँ। और उस खोज ने भारत के इतिहास को एक झटके में कई हजार साल पीछे धकेल दिया
और उसे मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी महान प्राचीन सभ्यताओं की कतार में खड़ा कर दिया। वो जो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति है वो भी तो यहीं मिली थी। हाँ, जो अब दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में है। ये यात्रा वृत्तांत हमें एहसास दिलाता है कि हम एक ऐसी संस्कृति के वारिस हैं जो अनुशासन, योजना और सामुदायिकता पर आधारित थी। एक ऐसी सभ्यता जो खामोश है और जिसे हम सिर्फ टूटी-फूटी चीजों से समझ रहे हैं। और अब हम चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जहां इतिहास एक 13 साल की लड़की की आवाज में बोलता है। हमारी आखिरी रचना है डायरी के पन्ने, जो एन फ्रैंक की डायरी का एक हिस्सा है। इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। जब जर्मनी में हिटलर सत्ता में आया तो यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए। तो एन फ्रैंक का परिवार जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में आ बसा। लेकिन कुछ सालों बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया और अब वहां भी यहूदियों के लिए जीना मुश्किल हो गया। और ठीक इसी माहौल में एन को उसके 13वें जन्मदिन पर एक डायरी तोहफे में मिलती है। वो उसका नाम रखती है किट्टी और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त बना लेती है, जिससे वो अपने सारे राज, सारे डर और सारी उम्मीदें साझा करती है। हाँ, क्योंकि असल दुनिया में उसके पास बात करने के लिए कोई था नहीं। और डायरी मिलने के कुछ ही हफ्तों बाद उसकी बड़ी बहन मार्गोट को नाजियों के कंसंट्रेशन कैंप से बुलावा आ जाता है। तब परिवार समझ जाता है कि अब छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। वो लोग एन के पिता के ऑफिस की इमारत में ही एक गुप्त हिस्से में छिप जाते हैं। 2 परिवार, कुल 8 लोग 2 साल तक एक छोटे से अज्ञातवास में रहते हैं। और ये डायरी उन्हीं 2 सालों की कहानी है। हाँ, इसमें एक तरफ तो एक टीनेज लड़की की आम बातें हैं, अपनी माँ से झगड़े, पीटर नाम के एक लड़के के लिए उसका आकर्षण, भविष्य के सपने। और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया का भयानक सच है। हवाई हमलों के सायरन की आवाज, भूख का डर और हर पल पकड़े जाने का खौफ। ये डायरी इसीलिए इतनी खास है क्योंकि ये होलोकॉस्ट को किसी इतिहासकार की नज़र से नहीं, बल्कि एक मासूम बच्चे की नज़र से दिखाती है। वो लिखती है कि कैसे उन्हें हर चीज राशन पर मिलती थी, कैसे वो दिन में तेज आवाज नहीं कर सकते थे, और कैसे उन्हें बस इस उम्मीद पर जीना था कि एक दिन ये युद्ध खत्म होगा और वो आज़ाद होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 4 अगस्त 1944 को किसी ने उनकी मुखबिरी कर दी। और गेस्टापो पुलिस ने उन 8 लोगों को पकड़ लिया। उन्हें अलग अलग यातना शिविरों में भेज दिया गया। और युद्ध खत्म होने से कुछ ही हफ्ते पहले 1945 में टाइफस बीमारी से एन और उसकी बहन की मृत्यु हो गई। उन 8 लोगों में से सिर्फ एन के पिता ओटो फ्रैंक ही जिंदा बचे। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है उस एक इंसान पर क्या गुजरी होगी जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया। और फिर उसे अपनी बेटी की डायरी दुनिया के सामने लाने की हिम्मत जुटानी पड़ी। बिल्कुल। जब ओटो फ्रैंक वापस एम्स्टर्डम आए तो उनकी एक सहकर्मी ने उन्हें वो डायरी सौंपी जो उसे मिली थी। और जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ उनकी बेटी की निजी बातें नहीं हैं। ये तो लाखों बेगुनाह यहूदियों पर हुए अत्याचार का एक शक्तिशाली दस्तावेज है। उन्होंने इसे 1947 में प्रकाशित करवाया और आज ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। आज हमने 4 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की सैर की। सिल्वर वेडिंग में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व, जूझ में शिक्षा के लिए एक लड़के का अदम्य संघर्ष, अतीत में दबे पांव में एक प्राचीन सभ्यता की खामोश महानता, और डायरी के पन्ने में इतिहास के सबसे काले अध्याय की एक निजी और बहुत दर्दनाक गवाही। ये चारों रचनाएं भले ही एक स्कूल की किताब का हिस्सा हों, लेकिन ये हमें बड़े और गहरे सवालों से जोड़ती हैं। ये दिखाती हैं कि साहित्य कैसे समाज का आईना, इतिहास का रिकॉर्ड और मानवीय भावनाओं का सबसे सच्चा प्रमाण होता है। और इन सब में एक बात समान है। क्या? बदलाव और उसके साथ होने वाला संघर्ष। एक पीढ़ी का नई पीढ़ी से, एक लड़के का अपने हालात से, एक सभ्यता का समय से और एक लड़की का दुनिया की सबसे बड़ी क्रूरता से। और ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, ये सारे संघर्ष किसी न किसी रूप में आज भी जारी हैं। पीढ़ियों का टकराव आज भी होता है, संसाधनों के लिए संघर्ष आज भी है, और नफरत और क्रूरता वो भी आज दुनिया में मौजूद है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में हमारे अपने जीवन में ये जूझ किस रूप में मौजूद है और हम उससे कैसे निपट रहे हैं। आज हमारे पास हिंदी साहित्य के 3 बहुत ही कमाल के अंश हैं और तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल।
ये एक 12वीं कक्षा की किताब से लिए गए हैं, लेकिन इनको पढ़कर ऐसा लगता है कि ये आज के हर इंसान के लिए है। सही बात है। एक तरफ तो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हारता नहीं। दूसरी तरफ एक लेखक है जो हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां मिट्टी, मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं, माँ जैसी थी। और आखिर में एक ऐसी हकीकत जो शायद हमें डराती है कि कैसे हम अपनी ही दुनिया को उजाड़ रहे हैं। तो चलिए इन 3 कहानियों की गहराई में उतरते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प सफर होने वाला है, क्योंकि ये तीनों लेख हमें एक व्यक्ति के अंदर के संघर्ष से शुरू करके फिर एक समाज के, प्रकृति से रिश्ते, और फिर पूरी सभ्यता के सामने जो संकट खड़ा है वहां तक ले जाते हैं। ये अलग अलग होकर भी कहीं ना कहीं एक ही कहानी कहते हैं। इंसान, उसकी जमीन और उसके बनाए समाज की कहानी। बिल्कुल। चलिए सबसे पहले उस कहानी पर चलते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के एक अंश सूरज की झोंपड़ी की। जी। इसका जो मुख्य पात्र है सूरदास, वो देख नहीं सकता, एक भिखारी है, लेकिन कहानी में एक पल के लिए भी हमें उस पर दया नहीं आती, बल्कि हैरानी होती है। कौन है ये सूरदास? सूरदास वो प्रेमचंद के सबसे शक्तिशाली किरदारों में से एक है। वो सिर्फ एक भिखारी नहीं है, वो अपने समय के अन्याय, यहाँ तक कि ब्रिटिश राज के खिलाफ एक नैतिक शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, आपने सही कहा, उस पर दया नहीं आती क्योंकि प्रेमचंद ने उसे दयनीय बनाया ही नहीं है। वो अपनी गरीबी से उतना दुखी नहीं है जितना अपने पड़ोसियों भैरव और जगधर की ईर्ष्या और नफरत से है। तो उसका दर्द शारीरिक नहीं, सामाजिक है। हाँ बिल्कुल। और ये नफरत तब अपने चरम पर पहुंचती है, तब उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। सिर्फ झोपड़ी ही नहीं जलती, नहीं, उसकी जिंदगी भर की कमाई भी चली जाती है। हाँ, वो छोटी सी पोटली वो चोरी हो जाती है। अब एक भिखारी के लिए जीवन भर की कमाई का लूट जाना, तो मतलब सब कुछ खत्म हो जाना है। हाँ, लेकिन प्रेमचंद जोर इस बात पे देते हैं कि वो पैसा उसके अपने लिए था ही नहीं। यही तो सबसे कमाल की बात है। ये उसके चरित्र के बारे में क्या बताता है? क्या ये उसे एक आम इंसान से ज्यादा एक प्रतीक बना देता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो पोटली ही इस कहानी का दिल है, समझिए। उसमें 500 से ज्यादा रुपए थे जो उसने भीख मांगकर जमा किए थे। 500 रुपए? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। लेकिन उसका सपना उन पैसों से अपने लिए घर बनाना या आराम से जीना नहीं था। उसके 3 लक्ष्य थे। 3 लक्ष्य क्या थे वो? पहला, अपने पूर्वजों का पिंडदान करना। दूसरा, अपने गोद लिए बेटे मिठुआ की शादी करवाना। और तीसरा, गांव वालों के लिए कुआं खुदवाना। अब सोचिए, एक आदमी जो खुद दूसरों की दया पर जी रहा है, उसकी सारी जमा पूंजी दूसरों के लिए है। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब उसका धन भौतिक होकर भी असल में सामाजिक था। वही तो, वो पैसे उसके थे ही नहीं, समाज के थे। और इसीलिए जब वो पोटली चोरी हो जाती है और झोपड़ी जलकर राख हो जाती है, तो प्रेमचंद लिखते हैं, वो लाइन मुझे बहुत चुभती है, यह पूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। हाँ, उस एक पल के लिए वो सच में टूट जाता है। उसकी उम्मीदें, उसके सपने, सब राख हो गए थे। लेकिन यही सूरदास का असली चरित्र सामने आता है। हाँ, क्योंकि कहानी का अंत हार से नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। जब मिठुआ उससे पूछता है कि अब हम कहाँ रहेंगे, और बाद में कहता है कि कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो हम क्या करें, इस पर सूरदास का जवाब वो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। हाँ, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये हिम्मत, ये कहाँ से आती है? देखिए, कई आलोचक कहते हैं कि ये गांधीवादी आदर्श हैं, पर मैं मानता हूं कि ये उससे भी गहरा है। ये भारतीय दर्शन का सार है। मतलब सूरदास की असली संपत्ति वो पोटली थी ही नहीं, बल्कि उसका कर्म करने का जो संकल्प था वो थी। प्रेमचंद यहां दिखा रहे हैं कि भौतिक विनाश आपकी आत्मा को नहीं हरा सकता। सही बात है। उसकी झोपड़ी जलाई जा सकती है, पैसे छीने जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर से शुरू करने की जो आग है, उसे कोई नहीं बुझा सकता। और ये बात इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये यथार्थ से जुड़ी है। सूरदास कोई देवता नहीं है। वो टूटता है, रोता है, निराश होता है, लेकिन फिर खड़ा होता है। बिल्कुल, यही बात उसे महान बनाती है। और एक बात और, वो बदला लेने की बात नहीं करता। उसे पता है कि आग किसने लगाई है, लेकिन उसका ध्यान बनाने पर है, बिगाड़ने पर नहीं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी नैतिक जीत है। तो सूरदास की ताकत उसके अपने अंदर थी, उसके संकल्प में। लेकिन क्या होता है जब किसी की ताकत उसकी जमीन से, उसकी मिट्टी से इतनी गहराई से जुड़ी हो कि दोनों को अलग ही न किया जा सके? हमारा अगला अंश
विश्वनाथ त्रिपाठी की बिस्कोहर की माटी हमें ठीक इसी दुनिया में ले जाता है। हाँ, ये अंश सूरदास की कहानी से बिल्कुल अलग है। ये लेखक की अपनी यादें हैं, उनके बचपन के गांव की। और यहाँ माटी का मतलब सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है। नहीं नहीं, ये वहाँ का पूरा माहौल है, वहाँ के लोग, वहाँ के फूल, तालाब, जानवर और सबसे बढ़कर वहाँ की संस्कृति। ये उस दुनिया की तस्वीर है जहाँ इंसान और प्रकृति एक ही थे, अलग अलग नहीं। और ये जुड़ाव छोटी छोटी बातों में दिखता है। लेखक अपनी माँ को याद करते हैं कि वो उन्हें बत्तख की तरह अपने आंचल में छिपाकर रखती थीं, और वो घरेलू नुस्खे। हाँ, वो तो कमाल हैं। मुझे पढ़कर हैरानी हुई कि आंख में दर्द होने पर भरभंडा नाम के पौधे का दूध डालना या ततैया काट ले तो बेर का फूल सूंघ लेना, ये तो एक पूरी मेडिकल साइंस है जो अब शायद खो चुकी है। ये सिर्फ नुस्खे नहीं है, ये एक पूरा ज्ञान तंत्र है। एक ऐसा ज्ञान जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, जो किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में था। सही कहा। जब हम शहर आते हैं और प्रकृति से कट जाते हैं तो हम सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं खोते, हम जीने का ये पूरा तरीका खो देते हैं। त्रिपाठी जी इसी खोई हुई दुनिया का दस्तावेज तैयार कर रहे हैं। इसमें प्रकृति का वर्णन भी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे वो बताते हैं कि शरद ऋतु में तालाब में कोइयां खिलती थीं। हाँ, कुमुद, जिसे वाटर लिली कहते हैं। और चांदनी रात में ऐसा लगता था मानो चांदनी और कोया की पत्तियां मिलकर एक हो गई हों। ये पढ़ते हुए लगता है कि हम उस भागदौड़ से कितनी दूर आ गए हैं, जहां रुककर ऐसी खूबसूरती देखने का भी वक्त नहीं। और ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये उस इकोसिस्टम की गहरी समझ है। उस दुनिया में हर फूल, हर पौधे का एक मतलब था, एक इस्तेमाल था। अच्छा। कमल और कोया में क्या फर्क है, किस मौसम में कौन सा फूल खिलता है, किस सांप में जहर है और किस में नहीं, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। तो बिस्कोहर की माटी हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें इसी मिट्टी में हैं और इससे कटकर हम अधूरे हो जाते हैं। ये एक तरह से हमारी सामूहिक याददाश्त है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। तो बिस्कोहर में हमने देखा कि कैसे इंसान और प्रकृति एक होकर जी सकते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए। लेकिन जब यही रिश्ता बड़े पैमाने पर, मतलब पूरी की पूरी सभ्यता के स्तर पर टूट जाए तो क्या होता है? तब तबाही होती है। और हमारा तीसरा अंश प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में हमें ठीक इसी भयावह तस्वीर से रूबरू कराता है। ये लेख एक चेतावनी की तरह है। मालवा, जो कभी अपनी समृद्धि, अपनी नदियों और अपनी गहरी काली मिट्टी के लिए जाना जाता था, आज अपनी पहचान खो रहा है। और प्रभाष जोशी इसके लिए सीधे सीधे आधुनिक सभ्यता को जिम्मेदार ठहराते हैं। हाँ, जिसे वो खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहते हैं। खाओ उजाड़ू सभ्यता मतलब एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ खाना और उजाड़ना जानती है। उनका तर्क है कि विकास की ये औद्योगिक सभ्यता अब उजाड़ की अपसभ्यता बन चुकी है, और वो इसका स्रोत यूरोप और अमेरिका को बताते हैं। वो कहते हैं कि ये देश सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करके धरती को गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। और जिसका सीधा असर मालवा जैसे इलाकों पर पड़ रहा है। लेख में एक बहुत ही तीखी बात कही गई है कि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो अपनी उपभोग वाली जीवन शैली से कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही दुनिया को इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और वो कीमत हम चुका रहे हैं। मालवा में अब पहले जैसी बारिश नहीं होती, और जब होती है तो बाढ़ आ जाती है, और जब नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है। जो नदियां कभी मालवा की जीवन रेखा थीं, वे अब या तो गंदे नाले बन गई हैं या फिर सूख गई हैं। हाँ, ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, ये सभ्यता का संकट है। जिन नदियों ने हमें जन्म दिया, हम उन्हीं को मार रहे हैं। इसमें एक और बात मुझे बहुत चुभी, वो है आज के इंजीनियरों पर की गई टिप्पणी। हाँ, वो बहुत जरूरी मुद्दा है। जोशी जी लिखते हैं कि आज के इंजीनियरों को लगता है कि सारा ज्ञान पश्चिम से, रेनेसां के बाद आया है, और हमारे पूर्वज जो सदियों से यहाँ पानी का प्रबंधन करते आए थे, वे कुछ नहीं जानते थे। ये आधुनिक ज्ञान का अहंकार है। भारत में हजारों सालों से पानी को सहेजने की परंपरा रही है। तालाब, बावड़ियां, पोखर, ये सब इसी पारंपरिक ज्ञान का नतीजा थे, जो जमीन और मौसम की गहरी समझ पर आधारित थे। बिल्कुल। हमारे पुरखों को पता था कि पानी को कैसे रोकना है, जमीन के नीचे कैसे भेजना है, लेकिन आधुनिक योजनाओं ने इस पूरे सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया। और नतीजा ये कि मालवा, जो कभी पग पग रोटी, डग डग नीर के लिए मशहूर था, आज पानी के लिए तरस रहा है। हम अपने ही ज्ञान को भूलकर दूसरों की नकल कर रहे हैं और विनाश को विकास समझ रहे हैं। तो अगर इन तीनों को एक साथ देखें तो एक बहुत अजीब सी तस्वीर बनती है ना?
एक तरफ सूरदास है जो सब कुछ लुट जाने के बाद भी कहता है हम फिर बनाएंगे। दूसरी तरफ बिस्कोहर की यादें हैं जो बताती हैं कि हमारा रिश्ता अपनी जमीन से कितना गहरा था। और फिर मालवा की हकीकत है जो दिखाती है कि हम उस रिश्ते को कैसे तबाह कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। ये तीनों अंश असल में धन की परिभाषा को चुनौती देते हैं। कैसे? सूरदास के लिए असली धन वो पोटली नहीं बल्कि उसका आत्मबल और समाज के प्रति जिम्मेदारी थी। सही बात है। बिस्कोहर का असली धन वहाँ की मिट्टी, वहाँ का ज्ञान और प्रकृति के साथ उसका रिश्ता था। और मालवा जिसे हम आज औद्योगिक धन से अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना सबसे कीमती प्राकृतिक धन खो रहा है। ये एक तरह से व्यक्तिगत साहस, सामुदायिक स्मृति और सभ्यतागत संकट की 3 परतें हैं। हाँ, एक व्यक्ति हार नहीं मान रहा है, एक समुदाय अपनी जड़ों को याद कर रहा है और एक पूरी सभ्यता अपनी जड़ों को काट रही है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम किस रास्ते पर हैं। क्या हम सूरदास की तरह पुनर्निर्माण में विश्वास करते हैं या खाऊ उजाड़ू सभ्यता की तरह सिर्फ विनाश में? ये स्रोत हमें एक जुझारू भिखारी, अपनी यादों में डूबे एक लेखक और एक आलोचक पत्रकार से मिलाते हैं। और यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठता है। क्या? सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रेमचंद का सूरदास आज जीवित होता और प्रभास जोशी द्वारा वर्णित इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता को देखता, जहां एक झोपड़ी नहीं बल्कि पूरी धरती जल रही हो, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया अब भी चुपचाप पुनर्निर्माण करने की होती? या विनाश का ये पैमाना उसे किसी और, शायद ज्यादा बड़े संघर्ष के लिए मजबूर कर देता? आज की इस विशेष पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का एक, आप कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन संग्रह है। बिल्कुल। लेकिन इसे सिर्फ एक सिलेबस की तरह देखना, मुझे लगता है इसकी थोड़ी तौहीन होगी। ये असल में एक टाइम मशीन की तरह है। टाइम मशीन? ये अच्छा है। हाँ, क्योंकि इन पन्नों में हम इतिहास के गलियारों से गुजरेंगे, एक पिता के दिल का दर्द महसूस करेंगे और आज की दुनिया पर किए गए तीखे व्यंग को भी समझेंगे। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ इन कहानियों और कविताओं को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे साहित्य कभी एक आईना होता है जो हमें सच दिखाता है और कभी कभी हथियार जो सत्ता से सवाल करता है। और हम देखेंगे कि सच कहने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कभी इतिहास के पर्दे के पीछे से, तो कभी एक सीधी साधी सी कहानी के जरिए जो बहुत गहरी चोट करती है। तो चलिए अपनी पहली यात्रा पर निकलते हैं। ये हमें ले जाएगी गुप्त काल में जयशंकर प्रसाद के साथ। हमारे पास उनके 2 बहुत मशहूर नाटकों स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के गीत हैं। शुरुआत करते हैं देवसेना के गीत से। कौन थी देवसेना? देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी, एक राजकुमारी जिसने अपना सब कुछ होड़ों के साथ युद्ध में खो दिया था। उनका पूरा परिवार है ना? हाँ, राष्ट्र के लिए शहीद हो गया था। हाँ, और इन सब के बीच वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर क्लासिक कहानियों में होता है, प्रेम की राह सीधी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। स्कंदगुप्त का झुकाव उस समय मालवा के एक अमीर सेठ की बेटी विजया की तरफ था। तो देवसेना का प्रेम एक तरफा रह गया। हाँ, और उन्होंने फिर अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। वो क्या कहते हैं, एक आश्रम में रहती थी और भीख मांगकर गुजारा करती थी। ये गीत किस पल का है? कहानी में कब आता है? ये गीत कहानी के बिल्कुल अंत का है, जब स्कंदगुप्त को अपनी भूल का एहसास होता है और वो जीवन के आखिरी पड़ाव पर देवसेना के पास लौटकर विवाह का प्रस्ताव रखता है। अच्छा। लेकिन तब तक देवसेना बहुत आगे बढ़ चुकी होती हैं, वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं। ये गीत उसी पल की उनकी पीड़ा है, उनकी जिंदगी भर की वेदना का, आप कह सकते हैं, सार है। मतलब एक तरफ व्यक्तिगत प्रेम में मिली निराशा और दूसरी तरफ राष्ट्र के प्रति एक अटूट कर्तव्य। और अब आते हैं दूसरे गीत पर, कार्नेलिया का गीत। ये किरदार तो भारतीय नहीं है ना? नहीं, और यही इस गीत की सबसे दिलचस्प बात है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। ओके। वो सिंधु नदी के किनारे एक ग्रीक शिविर में बैठी है और भारत को देख रही है, और उस दृश्य को देखकर वो जो गीत गाती है वो है अरुण यह मधुमय देश हमारा। वाह, मतलब भारत की तारीफ, भारत की महानता का गुणगान एक विदेशी किरदार कर रहा है। प्रसाद जी ने ऐसा क्यों किया होगा? ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक और राजनीतिक बयान था। सोचिए, ये नाटक 1931 में लिखा गया था। अच्छा, जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। बिल्कुल, और अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था।
उस दौर में प्रसाद जी एक विदेशी किरदार के मुंह से कहलवा रहे हैं कि भारत वो देश है जहां अनजान लोगों को भी सहारा मिलता है, जहां की संस्कृति में एक जादू है। तो ये सिर्फ देश की सुंदरता का बखान नहीं है, ये उस कॉलोनियल माइंडसेट को एक तरह का साहित्यिक जवाब है। बिल्कुल। ये कहने का तरीका था कि हमारी महानता इतनी सार्वभौमिक है, इतनी यूनिवर्सल है कि कोई बाहर से आने वाला भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। कमाल है। तो प्रसाद राष्ट्र जैसे इतने बड़े कैनवस पर लिख रहे थे, लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई एक इंसान अपने अंदर लड़ता है। हाँ, और ये हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तरफ ले जाता है, उनकी कविता सरोज स्मृति। सरोज स्मृति को हिंदी का शायद सबसे महान शोक गीत कहा जाता है। इसे निराला ने 1935 में अपनी 18 साल की बेटी सरोज की मृत्यु के बाद लिखा था। और ये कविता इसलिए इतनी अनोखी है क्योंकि इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं। हाँ, ये किसी कवि की आवाज नहीं है, ये एक टूटे हुए भाग्यहीन पिता का विलाप है। कविता की एक पंक्ति है जो मुझे हमेशा याद रहती है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ऐसा लगता है जैसे एक लाइन में किसी ने अपनी पूरी जिंदगी का बोझ रख दिया हो। और वो बोझ सिर्फ बेटी को खोने का नहीं है, वो एक पिता का पछतावा भी है। पछतावा? हाँ, निराला जी अपनी बेटी के लिए वो सब नहीं कर पाए जो एक पिता करना चाहता है। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, गरीबी थी। वो इस कविता में स्वीकार करते हैं कि वो अपनी बेटी का ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर सके। इस कविता में कालिदास की शकुंतला का भी जिक्र आता है। एक पिता अपने व्यक्तिगत दुख में एक पौराणिक किरदार को क्यों याद कर रहा है? ये इस कविता को और भी गहरा बना देता है। निराला अपनी बेटी सरोज की तुलना शकुंतला से करते हैं। अच्छा। जैसे शकुंतला को उसकी माँ मेनका जन्म देकर छोड़ गई थी, हाँ। और पिता विश्वामित्र ने भी उसे नहीं अपनाया था, हाँ। वैसे ही सरोज की माँ भी बचपन में गुजर गई थी और निराला अपने संघर्षों की वजह से उसे अपने पास रखकर पाल नहीं सके। उसे उसके ननिहाल भेजना पड़ा। ओह। तो जब वो अपनी बेटी को याद करते हैं तो उन्हें साहित्य की एक और अभागी बेटी की याद आ जाती है। ये अपने निजी दुख को एक सार्वभौमिक परंपरा से जोड़ने जैसा है। ये दिखाता है कि कैसे एक महान कवि अपने सबसे निजी दुख को भी एक ऐसा रूप दे देता है जिससे हर कोई जुड़ सके। बिल्कुल। हमने इतिहास देखा, व्यक्तिगत शोक को महसूस किया। अब चलते हैं दर्शन की दुनिया में, अज्ञेय की कविताओं की ओर। पहली कविता है यह दीप अकेला। अज्ञेय की कविताओं में प्रतीक यानी सिंबल बहुत बहुत मायने रखते हैं। यहाँ दीप एक व्यक्ति का प्रतीक है, एक अकेला व्यक्ति। हाँ, अकेला, स्नेह से भरा, गर्भ से रोशन होता हुआ। और पंक्ति यानी दीपों की कतार वो समाज का प्रतीक है। तो अज्ञेय कह रहे हैं कि इस अकेले दिए को पंक्ति में शामिल कर दो, लेकिन क्या इसमें व्यक्ति की अपनी पहचान, उसकी यूनिकनेस खो जाने का खतरा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं अज्ञेय की खूबी है। वो विलय की बात करते हैं, विनाश की नहीं। विलय और विनाश में क्या फर्क है? उनका कहना है कि दीपक को पंक्ति में रखना है, उसकी लौ को बुझाना नहीं है। उस अकेले दिए की अपनी पहचान है, अपनी शक्ति है। वो एक गोताखोर है जो समाज के लिए सच के मोती खोज कर ला सकता है। वो एक हवन की लकड़ी है जो खुद जलकर समाज को ऊर्जा दे सकती है। अच्छा, मतलब अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हुए समाज के लिए कुछ करना। बिल्कुल। जैसे एक टीम में हर खिलाड़ी का अपना एक खास टैलेंट होता है, लेकिन वो सार्थक तभी होता है जब वो टीम के लिए खेले। बिल्कुल यही बात है। ये व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे समाज से जोड़ने का दर्शन है। और उनकी दूसरी कविता मैंने देखा एक बूंद, क्या वो भी इसी विचार को आगे बढ़ाती है? हाँ, लेकिन एक अलग नजरिए से। यहाँ बूंद व्यक्ति है और सागर समाज या आप कहिए ब्रह्मांड है। ठीक है। कविता में एक क्षण आता है जब समुद्र से एक बूंद उछलती है और सूरज की रोशनी में वो पल भर के लिए चमक उठती है। उस एक पल में? हाँ, उस एक पल में उस बूंद को अपनी नश्वरता से मुक्ति का एहसास होता है। मतलब यहाँ पर क्षण या मूवमेंट का बहुत महत्व है। बहुत ज्यादा। आगे ये दिखा रहे हैं कि कैसे जीवन का एक छोटा सा पल भी आपको विराग सत्य का अनुभव करा सकता है। उस एक क्षण में बूंद को सागर की विशालता का अर्थ समझ आ जाता है। वो समझ जाती है कि भले ही वो मिट जाएगी, लेकिन उस एक चमकते हुए पल ने उसके अस्तित्व को सार्थक कर दिया। तो हमने इतिहास की भव्यता, दुख की गहराई और दर्शन की ऊंचाइयों को छुआ। अब जरा जमीन पर उतरते हैं, आज की कड़वी सच्चाइयों की तरफ। असगर वजाहत की 4 लघु कथाएं। ये कहानियां छोटी हैं, लेकिन चोट बहुत गहरी करती हैं। बिल्कुल, ये आधुनिक व्यंग्य के बेहतरीन उदाहरण है। और पहली ही कहानी है शेर।
इस कहानी का तो सेटअप ही कमाल का है। एक जंगल है और एक शेर है जो अहिंसा और सह अस्तित्व की बातें कर रहा है, हाँ, और उसने अपने मुंह को एक रोजगार कार्यालय बना रखा है। यही तो व्यंग्य है। शेर यहाँ व्यवस्था या सत्ता का प्रतीक है और वो जानवरों को खा नहीं रहा, वो उन्हें तर्क देकर, समझा बुझाकर अपने मुंह में आने के लिए राजी कर रहा है। राजी कर रहा है। हाँ, वो कहता है कि मेरे मुंह के अंदर तुम्हें हरी घास के मैदान मिलेंगे, सुरक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी। वाह, मतलब शेर जानवरों को खा नहीं रहा बल्कि उन्हें एक करियर पाथ बेच रहा है। हाँ, ये तो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। और जानवर जा भी रहे हैं। लोमड़ी नौकरी के लिए उसके मुंह में चली जाती है, उल्लू निर्वाण प्राप्ति के लिए। लेखक ये दिखा रहा है कि सबसे खतरनाक सत्ता वो नहीं जो जबरदस्ती करती है, हाँ, बल्कि वो है जो आपको यकीन दिला दे कि आप अपनी मर्जी से शोषण की तरफ बढ़ रहे हैं। डरावनी बात तो ये है कि ये कितना सच लगता है। अब दूसरी कहानी पर आते हैं, पहचान। यहाँ एक राजा है जो अपनी प्रजा से बहुत खुश है। क्योंकि उसकी प्रजा ने अपनी आंखें, कान और होंठ बंद कर लिए हैं। बंद कर लिए मतलब राजा उन्हें हुक्म देता है कि देखना बंद करो, सुनना बंद करो, बोलना बंद करो, सिर्फ काम करो और उत्पादन बढ़ाओ। और प्रजा खुशी खुशी ऐसा करती है क्योंकि ऐसा करने से उन्हें खाने पीने की चीजें आसानी से मिल रही हैं। उन्होंने अपनी पहचान खोकर एक सुरक्षित जीवन चुन लिया है। बिल्कुल। तो ये कहानी उस सत्ता पर व्यंग्य है जिसे सवाल पूछने वाली जागरूक जनता पसंद नहीं है, उसे बस हुक्म मानने वाले लोग चाहिए। अब अगली कहानी है चार हाथ। ये तो सीधे सीधे शोषण की कहानी लगती है। हाँ, ये पूंजीवादी व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार है। एक मिल मालिक है जिससे और ज्यादा मुनाफा कमाना है। वो चाहता है कि उसके मजदूरों के 4 हाथ लग जाए ताकि उत्पादन दोगुना हो जाए। तो फिर वो क्या करता है? वो एक बहुत क्रूर और चालाकी भरा हल निकालता है। पहले वो लकड़ी के हाथ लगवाने की कोशिश करता है, फिर लोहे के हाथ, लेकिन कुछ काम नहीं करता। तो आखिर में अंत में वो 2 मजदूरों को एक साथ खड़ा करके काम करवाता है और उन्हें एक मजदूर की आधी आधी तनख्वाह देता है। ओह, इस तरह उसे 4 हाथ भी मिल जाते हैं और पैसे भी बच जाते हैं। ये कहानी मुनाफाखोरी की अमानवीयता को दिखाती है। इंसान को मशीन में बदल देने की कोशिश। और आखिरी कहानी साझा। इसका क्या मतलब है? साझा यानी पार्टनरशिप। ये कहानी आजादी के बाद के भारत में किसानों की बदहाली को दिखाती है। एक किसान है जिसे अपनी जमीन पर खेती करनी है। गांव के बड़े लोग, जो असल में समाज के ताकतवर वर्ग के प्रतीक हैं, उसे एक हाथी के साथ मिलकर खेती करने का प्रस्ताव देते हैं। हाथी के साथ खेती? ये तो बहुत अजीब है। यही प्रतीक है। हाथी उस ताकतवर वर्ग का प्रतीक है जो कहता तो है कि हम तुम्हारे साथ मिलकर विकास करेंगे, लेकिन असल में सारा फायदा खुद उठाता है। तो कहानी के अंत में क्या होता है? कहानी के अंत में हाथी किसान की पूरी फसल खा जाता है और किसान के हाथ कुछ नहीं लगता। ये कहानी दिखाती है कि कैसे विकास और साझेदारी के नाम पर किसानों और गरीबों को हमेशा छला गया है। तो आज हमने इतिहास से लेकर दर्शन और समाज की सच्चाइयों तक का एक लंबा सफर तय किया। एक तरफ देवसेना की व्यक्तिगत वेदना है, तो दूसरी तरफ शेर के मुंह में जाते जानवरों पर तीखा व्यंग। और इन सभी रचनाओं में एक बात समान है, ये सभी अपने समय के सच को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। हर लेखक का तरीका अलग है, प्रतीक अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, समाज को आईना दिखाना। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में बस एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। इन सब लेखकों ने अपने दौर को शेर, दीपक, बूंद, हाथी जैसे प्रतीकों से समझाया। अगर आज कोई लेखक हमारी इस डिजिटल दुनिया को, हमारी आज की सच्चाई को पकड़ना चाहे, तो वो कौन से प्रतीक इस्तेमाल करेगा? क्या आज का शेर कोई सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, या आज का राजा कोई अदृश्य कॉरपोरेशन? सोचने वाली बात है ना।